हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के एक चैप्टर पोस्ट वेस्टफेलिया को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने कई सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया। हमने वेस्टफेलिया को पढ़ लिया, वेस्टफेलिया की संधि को पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट वेस्टफेलिया यानी कि वेस्टफेलिया के बाद की सिचुएशन को। देखो, जब वेस्टफेलिया नहीं हुआ था तो आप जानते हो ना, उससे पहले साम्राज्य हुआ करते थे, और फिर जब वेस्टफेलिया की संधि हो गई तो उसके बाद स्टेट नेशन सामने आए, यानी कि राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। ये सारी बातें अगर आपने मतलब जो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखी हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब हम मेनली बात करेंगे कि वेस्टफेलिया की बाद की सिचुएशन क्या है। वेस्टफेलिया जब हो चुका है, वेस्टफेलिया की संधि हो गई, तो अब वेस्टफेलिया की बाद क्या हो रहा है विश्व में, उसकी आज हम बात करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा पोस्ट वेस्टफेलिया की बात करता है कि वेस्टफेलिया के बाद क्या सिचुएशन है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। देखिए, बहुत ही कम समय में मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। वेस्टफेलियन युग के पश्चात वेस्टफेलियन धारणा के लिए चुनौतियां। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि वेस्टफेलिया जो था 1648 की जो संधि हुई थी, उसके बाद उसके पश्चात क्या चीज़ें हैं, वेस्टफेलिया के लिए कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं, या उसके बाद विश्व में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, या विश्व की परिस्थितियां कैसी हैं, ये बात हम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, कॉमन है कि वेस्टफेलिया की बात की अगर हम परिस्थितियों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम देखें, तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिखाई देता है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं जो कि अनसुलझी हुई हैं। जैसे कि आतंकवाद की एक नई समस्या पैदा हो चुकी है। हालांकि कई दशक हो चुके हैं, बट फिर भी वेस्टफेलिया के बाद अगर हम देखें तो विश्व में आतंकवाद की समस्या है। इसके अलावा वैश्वीकरण हो रहा है, और वैश्वीकरण से माना जा रहा है कि वेस्टफेलिया ने जो देशों में जो संप्रभुता का विचार लाया था उसको चुनौती मिल रही है। क्योंकि देखो, जो वेस्टफेलिया था उसने एक देश की संप्रभुता को बढ़ाया था। संप्रभुता यानी कि देश अपने डिसीजन लेने में पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, इस चीज़ को लागू किया था। बट अब वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो जिससे देखा जा रहा है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर देश है तो उसके ऊपर दूसरे जो बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनका भी दबाव रहता है। और एक देश से दूसरे देश में लोग जो आ जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो बॉर्डर है वो उसमें कमी आ रही है। मतलब कि बॉर्डर की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम भी हो रही है, ऐसा भी माना जा रहा है, विचारकों का ऐसा भी विचार है। तो यहाँ पर जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी बनी हुई है कि वैश्वीकरण हो रहा है, जिससे कि वैश्वीकरण के द्वारा भी वेस्टफेलिया की जो संप्रभुता की धारणा है उसको चुनौती मिली है। आतंकवाद बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक बहुत प्रमुख मुद्दा है, वो है मानव अधिकार का। मानव अधिकार का एक मुद्दा बहुत बड़ा है आज के टाइम पर विश्व में। आज हम देखते हैं कि विश्व के जो बड़े-बड़े संगठन हैं वो मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति कितने सजग हैं। अब आपको याद होगा, अब मैंने कई सारे चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, उसमें मैंने मानव अधिकारों के बारे में बहुत कुछ बताया है। देखो, 1991 में भारत की जो स्थिति थी वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और इसीलिए भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया था। बट आप क्या जानते हो कि भारत को विदेशों से उस समय लोन इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसका एक कारण मानवाधिकार भी था। 1991 के आसपास ही आप देखोगे, 1990 के दशक के आसपास ही जो भारत है उसमें कश्मीर वगैरह में मानवाधिकारों का उल्लंघन के बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उन्होंने कहा भारत को कि तुम जल्द से जल्द मानवाधिकार को पहले सॉल्व करो, अपने नागरिकों को मानवाधिकार का पूरा अधिकार दो, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करो, तभी हम तुम्हें फंड करेंगे। और इसीलिए भारत को फंड भी उस समय नहीं किया जा रहा था। तो मानवाधिकार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है विश्व में। तो वेस्टफेलियन युग के पश्चात की हम बात कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ मिनटों में आपको बताया कि वेस्टफेलिया के बाद कैसी स्थिति विश्व में बनी हुई है, क्या समस्याएं, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अब अगर हम बात करें कि वेस्टफेलियन युग के पश्चात क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं या क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, अगर हम पॉइंट वाइज़ समझें तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रसार।
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका अब विश्व में प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, एक्सपेंडेशन हो रहा है। देखो दोस्तों, आज हमें यूएन या डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ जैसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने को मिल जाते हैं। ना केवल ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बल्कि और भी कई सारे आईएमएफ वगैरह हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही है। तो दुनिया भर में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन फैल रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए ये संगठन है। इन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पर 100, 200 या 150 इतने सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन में आई थिंक 197 या 195 कंट्रीज उसकी पार्टिसिपेंट हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो पूरे विश्व में फैल रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें, 400 साल पहले, 200 साल पहले, वेस्टफेलिया के टाइम पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पर ऐसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी। बट आज के टाइम पर मैंने आपको बता दिया कि आज के टाइम पर जो समस्याएं हैं वो सभी के लिए हैं। सभी को पता है कि अगर अब युद्ध हुआ तो कुछ भी हो सकता है, पूरा विश्व खत्म हो सकता है। तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वेस्टफेलियन युग के बाद जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता महसूस की गई है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, एक्सपेंडेशन हो रहा है। इसके अलावा सुरक्षा एवं मानवीय हस्तक्षेप का उत्तरदायित्व। अब हम देखते हैं वेस्टफेलियन युग के पश्चात अगर हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, वेस्टफेलियन युग क्या था, आपने अगर नहीं पता आपको तो आप प्रीवियस वीडियोस को, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको एक बार देख लें, वेस्टफेलिया आपको समझ में आ जाएगा। तो 1948 में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी जिसके तहत बॉर्डर्स को इम्पोर्टेंट दिया गया था और सभी देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता को, स्वतंत्रता को स्वीकार किया था यूरोप में। तो फिर हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेस्टफेलियन युग के पश्चात हम देख रहे हैं कि आज जो 19वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी थी, 21वीं शताब्दी है। तो ये जो शताब्दी है, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी आज आज जो चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि सुरक्षा एवं मानवीय हस्तक्षेप का उत्तरदायित्व पाया जा रहा है अब विश्व में। अब विश्व में ये विचार है कि कहीं भी मानव अधिकारों का या मानव अधिकारों का उल्लंघन हो या नागरिकों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कई बार मानवीय हस्तक्षेप की भी बात की जा रही है। जैसे कि कुछ संगठन हैं जो हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि कई बार जो यूएन है वो हस्तक्षेप करती है सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, मानव की रक्षा के लिए वो हस्तक्षेप करती है। जो सुरक्षा परिषद हो गई यूएन के अंदर, जो सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा हस्तक्षेप किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि अफ़गानिस्तान में या कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो कई बार यूएन के द्वारा कई ऐसे प्रस्ताव पास किए गए हैं जिसके द्वारा जो यूएन की जो सेना है, यूएन में सभी देश अपनी सेना भेजते हैं, तो यूएन की सेना ने मिलकर कार्यवाही की है। वो मानवीय हस्तक्षेप था, मतलब कि मानव की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था। तो अब विश्व में सुरक्षा और मानवीय हस्तक्षेप का उत्तरदायित्व आया है, मतलब कुछ संस्थाएं हैं जिनको ये दायित्व सौंपा गया है, या फिर कई बार अमेरिका ने खुद भी ये दायित्व लेने का प्रयास किया है। अमेरिका ने भी कई बार गलत तरीके से या सही तरीके से कई देशों में हस्तक्षेप किया है। मानव सुरक्षा की अवधारणा। तो अब विश्व में मानव सुरक्षा की अवधारणा पाई जाती है। यूएन ही है वो मेन संगठन जिसके द्वारा ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। और मानव सुरक्षा का यहाँ पर मतलब है आर्थिक सुरक्षा हो मानव की, खाद्य सुरक्षा मतलब खाना मिल सके, पैसे के मामले में ठीक हो मनुष्य, स्वास्थ्य सुरक्षित हो मनुष्य का, स्वास्थ्य से उसे सुरक्षा मिले, पर्यावरण, व्यक्तिगत और सामुदायिक और राजनीतिक प्रतिभूतियाँ, मतलब राजनीतिक रूप से भी वो सशक्त हो, राजनीतिक अधिकार हो उसके पास, खाद्य सुरक्षा हो, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, पर्यावरण उसे सही मिले। तो ये सारी चीज़ें मानव सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। तो यही है कि वर्तमान समय में मानव सुरक्षा की बात की जा रही है। ऐसी बात की जा रही है कि मानव को सुरक्षा मिलनी चाहिए। विश्व लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे मुद्दे हैं जिनको हल करने की या जिनकी तरफ ध्यान देने की बात की जा रही है। संकट समाज की अवधारणा। अब वर्तमान समय में वेस्टफेलियन युग के पश्चात हम देख रहे हैं कि संकट समाज की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई है। संकट समाज का मतलब है कि जो वर्तमान समाज है वो संकट में है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुकी है। हम सभी बहुत ही ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपना जीवन सही से नहीं जी पा रहे हैं हम।
तो इससे समाज को खतरा है। इसके अलावा कई सारी घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, शस्त्रीकरण हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी समाज के लिए बेकार हैं। संकट समाज की यही अवधारणा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टॉपिक में हमने पूरा पढ़ा। इस ये जो टॉपिक था वेस्टफेलियन युग के पश्चात का, इसमें हमने पढ़ा कि वेस्टफेलियन युग के पश्चात विश्व में कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं। जैसे कि विश्व में मानव अधिकार का जो मुद्दा है वो प्रमुख हो गया है। मानव अधिकार के मुद्दे में ही ये जो मानव की सुरक्षा का जो विचार है वो शामिल है कि अब वेस्टफेलियन युग के पश्चात मानव सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है। मानव सुरक्षा के साथ ही साथ मानव से संबंधित मानव जो अधिकार हैं उसके अधिकारों की सुरक्षा की बात की जा रही है। जो समाज है वो जो कि संकटग्रस्त है उसकी ओर ध्यान देने की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का फैलाव हो रहा है एक देश से दूसरे देश में या पूरे विश्व में। इसके साथ ही जो शक्तिशाली देश हैं जैसे कि अमेरिका और जो संगठन हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके द्वारा कई सारे देशों में मानवीय हस्तक्षेप भी किया जाता है। मानवीय हस्तक्षेप के पीछे तर्क होता है कि किसी जगह पर कोई सरकार है जो कि अपने नागरिकों के साथ बहुत अत्याचार कर रही है, तो उस देश की सरकार को हटाना या वहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। तो ऐसे कई प्रयास भी किए जाते हैं। कई बार तर्क दिया जाता है कि कहीं पर आतंकवादी संगठन है तो पूरा विश्व उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ एकजुट होकर वहाँ पर हस्तक्षेप करें। कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके द्वारा मानवीय हस्तक्षेप का कार्य किया जाता है। तो वर्तमान विश्व में ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जिसे हम वेस्टफेलियन युग के पश्चात कहते हैं। इसके अलावा एक दार्शनिक हैं, एक विचारक हैं, रिचर्ड फाल्क। इन्होंने वेस्टफेलिया के बाद यानी कि पोस्ट वेस्टफेलिया में जो आज का विश्व है उसमें 4 चीज़ों की पहचान की है। विश्व सरकार, वैश्विक बाजार, वैश्विक गांव और वैश्विक साम्राज्य। देखिए, विश्व सरकार का क्या मतलब है? देखिए, इस पर बहस भी की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि विश्व सरकार होनी चाहिए। जैसे कि विश्व सरकार के रूप में आज आप अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम देख सकते हैं। हालांकि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट फिर भी एक, अगर हम यूएन की बात करें तो उसे आप थोड़ा सा विश्व सरकार भी कह सकते हो। कहीं पर अगर युद्ध होता है तो वो अगर उसकी निंदा करती है, अगर वो कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो उसके खिलाफ फिर मतलब जो कार्यवाही है वो की जा सकती है। बट हाँ, हम जानते हैं कि यूएन में जो लोग हैं, जो देश हैं, वो पूरी तरह मतलब प्रस्ताव को पारित ही नहीं होने देते, वीटो लगा देते हैं कई बार। तो इस तरह से जो यूएन है वो अपने आप में थोड़ी सी कमज़ोर संगठन भी है। तो इसलिए ये पूरी तरह विश्व सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बट कई बार इस चीज़ को लेकर बहस होती है विचारकों के बीच में कि विश्व सरकार होनी चाहिए जो पूरे विश्व को कंट्रोल करे। और कई लोगों के द्वारा तो माना भी जाता है कि विश्व सरकार है भी, जैसे कि अमेरिका विश्व सरकार की भूमिका निभाता है या यूएन विश्व सरकार की भूमिका निभाता है। बट ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम जानते हैं कि निभाने की कोशिश की जाती है विश्व सरकार की भूमिका, बट हकीकत में सभी देश स्वतंत्र हैं। तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, भारत हो गया, फ्रांस, इंग्लैंड, तो इन देशों के पास भी काफ़ी पावर है। तो एक विश्व सरकार बनना पॉसिबल नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर देश के लिए। अगर विश्व सरकार बनती है तो वो यूएन के द्वारा ही बन सकती है, बट यूएन को भी काफ़ी ज़्यादा निष्पक्ष होना पड़ेगा और उसे सदस्य देशों के द्वारा इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है कि वो विश्व सरकार की भूमिका निभा सके। इसके बाद एक यहाँ पे शब्द है वैश्विक बाजार। वैश्विक बाजार का क्या मतलब है? देखो, जो आज का जो बाजार है वो वैश्विक बाजार माना जाता है उसको। इस पर बहस भी होती है, बट देखा जाए तो वैश्विक बाजार है। आप दिल्ली की मार्केट ले लो, किसी भी जो बड़े शहर हैं उनकी मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको कई सारे देशों की कंपनियों का सामान मिल जाएगा। जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है वो आपको दिल्ली में किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। जो दिल्ली की टेक्नोलॉजी होगी वो आपको किसी दूसरा जो कोई देश है वहाँ के शहरों में भी मिल जाएगी। तो इससे क्या समझते हैं? वैसे तो इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं रहा जितना जापान या दूसरी कंट्रीज़ रही हैं, बट फिर भी कहने का मतलब है कि आज हम विश्व मार्केट या वैश्विक बाजार की बात करते हैं जो कि हमें साफ साफ दिखाई देता है। हम भारत में बैठे बैठे हम न्यूयॉर्क की चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम अमेरिका में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम कोरियन या जापानीज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि हम वैश्विक बाजार
में रह रहे हैं। वैश्विक बाजार की हम जो बात करते हैं वो सही है। तो जो रिचर्ड फाल्क विचारक थे, इन्होंने 4 चीज़ों की मतलब 4 चीज़ें इन्होंने देखी जो पोस्ट वेस्टफेलियन के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहला इन्होंने बताया था जो विश्व सरकार है, विश्व सरकार के रूप में जैसे कि यूएन हो गया, अमेरिका हो गया जो काफ़ी पावरफुल भूमिका निभाती है दुनिया में। दूसरा वैश्विक बाजार हो गया और तीसरा है वैश्विक गाँव, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब साफ है कि आज कोई भी स्थान पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आज अगर आप किसी भी गांव में बैठे हैं, अगर वहां पे इंटरनेट सुविधा आ रही है तो आप उस गांव में बैठे बैठे आप न्यूयॉर्क, लंदन, ये जो दूसरा जो पार्ट है वर्ल्ड का, आप उससे जुड़ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए कहा जाता है वैश्विक गांव। कोई भी स्थान अब दूर नहीं है। दूर का मतलब आप चाहो तो देखो, यहाँ पर वैश्विक गांव का मतलब एक अच्छे से समझो। हम अभी भारत में बैठे हैं और भारत में ही बैठे बैठे हम भारत के किसी एक शहर में बैठे हैं और भारत के किसी एक शहर या गांव में बैठे बैठे ही हमें पाकिस्तान से कोई भी घटना होती है तो वहाँ की खबर हमें अभी मिल जाएगी। न्यूयॉर्क में बर्फबारी हो रही है तो हमें यहाँ उसकी खबर मिल जाएगी, हम उसे लाइव देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर खत्म सा हो गया। हम बॉर्डर के बियॉन्ड बैठे हुए हैं। बॉर्डर पार की जो खबरें हैं वो हमारे तक आ रही हैं। बॉर्डर पार की जो न्यूज़ वगैरह हैं वो आ रही हैं। तो इसे वैश्विक ग्लोबल गांव कहा जाता है, ग्लोबल विलेज कहा जाता है इसको। इसके बाद ये रिचर्ड फॉल्क को वैश्विक साम्राज्य भी दिखाई देता है पोस्ट वेस्टफेलियन स्थिति में। कहते हैं कि वैश्विक साम्राज्य भी देखा जा सकता है। वैश्विक साम्राज्य का मतलब है कि अब ऐसा साम्राज्य स्थापित हो रहा है जिसमें कि जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसका मतलब ऐसा दावा है कि वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे कि आतंकवाद हो गया, आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है। इसके अलावा जो दूसरे देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति है उस पर अंकुश लगाना चाह रहा है अमेरिका। अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे देश चाहते हैं। बट यहाँ पर एक प्रमुख देश के रूप में जो एक साम्राज्य स्थापित कर सकता है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो प्रभाव जमा सकता है, वो अमेरिका ही है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी वर्चस्व दुनिया में देखा जा सकता है। और इस वैश्विक साम्राज्य के अंतर्गत ही शस्त्रीकरण वगैरह देखने को मिल रहा है। मतलब कि अत्यधिक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, अंतरिक्ष में अनुसंधान यानी कि रिसर्च वगैरह की जा रही है। तो बहुत सारे मतलब अंधाधुंध हथियार वगैरह बन रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। तो ये सब विशाल साम्राज्य वैश्विक साम्राज्य के अंतर्गत दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, ये आज की जो वीडियो थी, आज का जो चैप्टर था वो पूरी तरह डिपेंड था कि पोस्ट वेस्टफेलियन यानी कि वेस्टफेलिया के बाद विश्व कैसा हो गया है या क्या-क्या विश्व में हो रहा है। तो वेस्टफेलिया मैंने आपको बता दिया कि 1648 की संधि थी, उसके बाद विश्व में क्या दिखाई दिया? उसके बाद विश्व में अब दिखाई दे रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बढ़ रहे हैं। बाउंड्री सभी देशों की कंफर्म हो गई है, सभी देशों की एक निश्चित बाउंड्री है, बॉर्डर्स हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन बढ़ रहे हैं। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। WHO हो गया, WTO, IMF, UN सबसे बड़ा, और उसके अंडर में कितने सारे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, मानवाधिकार से संबंधित कई सारे संगठन हमें देखने को मिलते हैं। आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख मुद्दा बन चुका है विश्व के लिए। युद्ध की नीति को कम से कम किया जा रहा है, युद्ध ना हो विश्व में ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रमुख रूप से विश्व में वेस्टफेलिया के बाद दिखाई देती है। हालांकि अभी भी शस्त्रीकरण का दौर खत्म नहीं हुआ है, अंधाधुंध शस्त्रों का निर्माण जारी है। तो फ्रेंड्स, ये था वेस्टफेलिया के बाद जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मतलब बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में मैंने आपको समझाने की सारी कोशिश की है। हालांकि वीडियो फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट उसके लिए आपको समझाना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो एक बार दोबारा से वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा करके देखें, सारी चीज़ें एट द एंड समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।